हम अभी बीजापुर में मौजूद है सुरेश चंद्राकर की उसी प्रॉपर्टी में जहां से मुकेश चंद्राकर की बॉडी रिकवर की गई थी। और इनफैक्ट जिस तरह से 1 तारीख से मुकेश मिसिंग था वो इसी प्रॉपर्टी में मौजूद था और इसी प्रॉपर्टी में वो पूरा कारनामा हुआ जिसके डिटेल्स अगर हम आपको बांटे तो शॉकिंग और बस शॉक ही हर किसी को लगता है जो उन्हें पर्सनली जानते थे। इनफैक्ट जैसा कि ये बात तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है, जिस तरह से पीएम रिपोर्ट के कुछ इनसाइट्स मालूम हुए हैं, 15 फ्रैक्चर्स सर में पाए गए, फिर पूरे हार्ट रप्चर कर दिया गया और बिल्कुल लंग्स के भी 4 टुकड़े हो गए, आते जो हार्ट को जाती हैं वो भी बहुत बुरी तरीके से रप्चर्ड हैं। ये सारी पीएम रिपोर्ट से तो जानकारी मिली ही है, हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट ऑलरेडी की हुई है, हमारे चैनल पर दिखाई गई है, लेकिन ये मैं आपको और उसका एक दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए जो पहलू है इस केस के आगे आ रहे हैं। अभी फिलहाल फोरेंसिक ने सील कर दिया है इस पूरे साइट को, तो अंदर यहाँ पर बिल्कुल घुसना इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ करना होगा, इसलिए हमें यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और हम आपको यहीं से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए बहुत सारे कमरे हैं, ये एक बाड़ा, इसको हिंदी में एक बाड़ा कहा जाता है और बिल्कुल आप देखेंगे हर तरफ कमरे हैं और ये जो बीच में है ये बैडमिंटन नेट लगाने की जगह है। यहीं पर मुकेश बैडमिंटन भी खेला करते थे। उनका इनफैक्ट जैसे कि ये बात भी ऑलरेडी सबके सामने जग जाहिर है कि उनका आना जाना यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट था और यहाँ पर बैडमिंटन वो खेला करते थे। और इनफैक्ट देखिए जो लगातार जो कमरे हैं यहाँ पर ऑलरेडी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और ये जो ट्रक है इसी के पीछे बिल्कुल वो जो स्पॉट है, एग्जैक्ट स्पॉट आपको दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ट्रक यहाँ पर मौजूद है तो हम आपको एग्जैक्ट स्पॉट नहीं दिखा पा रहे हैं। बिल्कुल वहीं पर ही वहीं से ही बॉडी रिकवर हुई है, वहीं पर वो सेप्टिक टैंक था जहां पे बॉडी को डंप कर दिया गया और उसके बाद वहां पे मोटी लेयर कंक्रीट की बिछा दी गई ताकि बॉडी कभी रिकवर ना हो पाए। लेकिन जिस तरह से फोरेंसिक में चीजें रिकवर हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे जरूर बढ़ रही है। और इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल अब धीरे धीरे ये बन गया है कि जो हथियार जिससे मारा गया, जिससे इतनी बेरहमी से, इतनी ब्रूटैलिटी से मुकेश चंद्राकर को मारा गया, 6 इंच का माथे पर बहुत बड़ा कट है और जिस तरह से 9 बॉडी पोर्शंस में बिल्कुल बहुत बेरहमी से जो पीटा गया, वो उसका जो हथियार है वो अभी तक बरामद नहीं कर पाई है पुलिस और उसी के लिए लगातार लगी हुई है। लेकिन अभी कुछ अंदरूनी सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है उनके हवाले से कि वो जो 11 नंबर का कमरा है बिल्कुल वो वही कमरा है जहाँ पे ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। पहले बैठे हुए थे ये लोग और 8 बजे के आसपास मेरे ख्याल से 31 को 8 बजे के आसपास इन्हें कॉल आया और उसके बाद फिर वो यहाँ पर आए। 31 की शाम को, 31 या 1 तारीख की शाम को उनको यहाँ पर कॉल आता है और वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है और कहा जाता है कि 11 नंबर कमरे में ही ये बैठकर न्यू ईयर बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे थे और ये जो बातचीत जो है नॉर्मल चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ इनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है और उसी कमरे में फिर मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट शुरू होने के बाद फिर वहीं पर उन्हें लगातार बेरहमी से मारा जाता है। ये एक नया एंगल है, नया एक लीड है जो इस केस में आगे पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ सेप्टिक टैंक ही वो एक जगह था जहां से पूरा केस एस्टैब्लिश हो रहा था। लेकिन अब पुलिस आगे बढ़कर ये पता कर रही है कि एग्जैक्टली ये वारदात जो इतना मारा गया है कहाँ मारा गया है, क्योंकि सेप्टिक टैंक बॉडी को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो असली वारदात है वो 11 नंबर कमरे में हुई है। इस बात को हमें अंदरूनी जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं और इसीलिए उस 11 नंबर कमरे को भी अभी फोरेंसिक ने सील कर दिया है। हो सकता है वहां से हथियार जो है जल्दी ही रिकवर कर लिया जा सके। बताया जा रहा है कि एक रॉड है, रॉड से ही बहुत ज्यादा मारा गया था, सर पर मारा गया है और उसकी वजह से उस कमरे में जब वो गिरे तो उसके बाद जो खून के जो धब्बे हैं आप देखेंगे वो खून के धब्बे भी वहां पर हैं और उसको भी साफ करवा के वहां पर भी प्लास्टरिंग करवा दी गई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पेशे से सुरेश चंद्राकर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उनके लिए प्लास्टर करवाना चीजों के लिए बाएं हाथ का खेल है। तो बिल्कुल वो सारे सबूत में मिटाने के लिए उन्होंने तुरंत प्लास्टर करवा दिया और आप देखेंगे जो साइट है वो भी आप देखेंगे, यहाँ देखकर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि यही वो भयानक साइट है जहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट को इस पूरे इंसिडेंट का एग्जीक्यूशन हुआ है, क्योंकि साफ सफाई जैसे ही ये चीज़ होती है, ये वारदात होती है, एक दूसरे के तरफ इंफॉर्मेशन पास होता है, यानी कि सुरेश, रितेश और दिनेश यहाँ पर मौजूद रहते हैं और सुरेश की मौजूदगी यहाँ पर नहीं होती है ऐसा भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके कंफर्मेशन हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। सुरेश को हैदराबाद से गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सुरेश फिर यहाँ पर आते हैं और
फिर उन्होंने मतलब ये जो सेप्टिक टैंक को ढकने का जो काम है वो सारी चीज़ें करते हैं। तो आप देखेंगे उसकी तुरंत बाद साफ सफाई भी करवा दी जाती है, कचरे को एक साथ रख दिया जाता है और उसे भी ठिकाने लगा दिया जाता है। अब फॉरेंसिक के लिए बहुत मुश्किल कर दिया जाता है कि इस केस के और पहलू को निकाला जाए, लेकिन फॉरेंसिक जो है अपना काम अच्छे से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो हथियार है उसको जब तक रिकवर नहीं कर लेते इस केस में आगे बढ़ना फॉरेंसिक के लिए, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हथियार एक ऐसा एविडेंस है जिसके चलते जो केस है वो और स्ट्रेंथन होगा। एक पॉइंट है जिससे ये केस ऑलरेडी मजबूत है और वो है इस प्रॉपर्टी से बॉडी का रिकवर होना। लेकिन उसके अलावा अगर और आगे बढ़ना है, इस केस को और सशक्त करना है, तो वो इक्विपमेंट, वो जो माफ कीजिएगा, वो जो हथियार है, रॉड, वो रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जैसे ही रिकवर होगा और ज्यादा ये केस मजबूत हो जाएगा और उसके बाद ये जो केस है आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल ये जो है एसआईटी की टीम ने अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन फोरेंसिक को सबसे इंपॉर्टेंट है उस हथियार को अब फाइनली रिकवर करना और उसके बाद उसकी जांच करना, क्योंकि उससे खुलेगा इस पूरे केस की असली गुत्थी। हमारे साथ अभी मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर मौजूद हैं और इनफैक्ट उनका पहला इंटरव्यू है ये भी कहा जा सकता है। और आज तक से वो बात करते हुए कुछ हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद उन्होंने आज से पहले नहीं कही हैं। पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे युकेश जी कि पहले तो इस क्राइसिस के टाइम पे बहुत ऐसे अवसर पे आपसे मिलना हो रहा है पहली दफ़ा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे टाइम पे हम परेशान भी कर रहे हैं, इसलिए माफ़ी उसके लिए। लेकिन जानना चाहेंगे कि किस तरह मुकेश की आपसे बातचीत कब हुई थी आखिरी बार, कब आपको पता चला था कि रितेश का फ़ोन आया है और वो उस तरफ जा रहा है, ये बातचीत आपकी आखिरी कब हुई थी? 1 जनवरी की शाम की बात है ये। लगभग मैं तो अगले दिन जब मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा था, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था उस जगह पर, वो उस कोने में ना, और मेरे सिर में दर्द था और काफ़ी ज़्यादा दर्द था। मैंने मेडिसिन ले लिए थे, मसाज ले लिया था, लेकिन राहत नहीं मिल रही थी। मैं दोपहर में सोकर उठा था, राहत नहीं मिल रही थी। मैं वहाँ बैठा हुआ था। मेरा बच्चा सीढ़ी से ऐसे फ़ोन पर बात करते हुए ऊपर आया और फ़ोन पर बात करते हुए ही हाथ से ऐसे इशारा किया ऐसे। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। सही में दादा रुक जाना था यार, मेरे को तो उस दर्द को ना मेरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, पता है। मैं बहुत रियल कैसे बोलूं यार, पूरा सच आया। फिर बाहर निकला, कुछ लेकर आया। 1 जनवरी थी। हमें देखने वाले कई लोग जो पहली बार देखते थे पूछ पड़ते थे या बोल पड़ते थे, हम कभी भाइयों को ऐसे नहीं देखे, सगे भाई को, एक ही माँ बाप की। तो हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे को देखते थे। एक ही माँ बाप। वही आपकी आखिरी बार बातचीत हुई थी, बिल्कुल वही बता के जा रहे थे, या इसकी जानकारी आपको नहीं थी कि वो रितेश के साथ, रितेश की बारे में जा रहे हैं? मेरे सिर में भयंकर दर्द था। मैं कुछ देर के बाद उसको बोला कि यार मैं चलता हूँ। हालांकि वो जब एंटर किया तो हाँ यार तेरे को देखकर अच्छा लगा, मेरे सिर में फट्टे दर्द हो रहा है। हम ऐसे आपस में चर्चा करते थे। तो मतलब आपसी बातचीत जो होती थी हमारी, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक सॉरी, मतलब यार जो फ्रेंडली टॉक जिसको बोलना चाहिए, या फिर कुछ तो भी बोलना चाहिए,
मैं तभी बोला था उसको, तो ऐसे ऐसे किया था वो तभी किया था, मेरे ध्यान में अब आ रहा है। मैं तो वक्त तक भूल गया था जब मैं सूचना दे रहा था गुमशुदगी की थाने में। आपको कब रियलाइज हुआ कि अब थोड़ा मामला ठीक नहीं है, गुमशुदगी की रिपोर्ट करनी चाहिए? ये 1 तारीख की शाम वो गए, 8 बजे से उनका फ़ोन, 8 बजे वो निकले होंगे, 8:30 के आसपास उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया था। देखिएगा, मैं कुछ देर बैठा वहाँ और फिर मैं अंदर चला गया। अगले दिन सुबह मेरे बच्चे के पास हमेशा सिगरेट होती थी। कुछ दर्द थे उसके दिल में, कुछ उसका एक अधूरा ख्वाब जो उसने मेरे साथ देखा था, कुछ दर्द ऐसे, कुछ दुख ऐसे जो वो किसी से नहीं कह पा रहा था। हाँ, हो सकता है कि वो सबसे हंस के मुस्कुरा के मिल रहा हो, लेकिन बहुत दुख लेकर जी रहा था मेरा बच्चा। 2 साल से शायद ज़्यादा का वक्त लग गया एग्जैक्ट कारण जानने में। मान गया है ना, जैसा भी है जो भी है। तो सुबह का वक्त था, मेरे बच्चे को मैंने, मेरा बेटा है एक, बड़ा बेटा मेरा है ना, तो उसको मैंने बोला कि काका जगें कि नहीं, एक बार देख लेना। चलो, मेरे को भी सिगरेट पीनी थी, तो मेरा बेटा आया और देखा कि काका नहीं है घर पे। तो उसने आके मेरे को बताया कि नहीं है काका। मैं बोला ठीक है, कहीं गया होगा। जनरली हमारे लिए नॉर्मल बात थी, बिल्कुल मतलब ऐसे इसमें कुछ सोचने समझने जैसी बात थी। हो सकता कि स्टोरी करने गया हो कुछ तो भी, है ना। तो आपको कब लगा कि गुमशुदगी की रिपोर्ट अब दर्ज करानी चाहिए, ये थोड़ा मामला ठीक नहीं है? हाँ, दोपहर होते होते कुछ तो भी ऐसा हुआ। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था लगातार। हाँ, जब मेरे बड़े भाई पुरुषोत्तम भैया मेरे को बोले कि यार बिट्टू का फ़ोन लग नहीं रहा। मैं ट्राई किया था उसको, उसकी गाड़ी लेके अपन लोग जाकर आ जाते, कुछ तो भी ऐसा ना। तो कहीं जाना था हमको, हमारे गांव जाना था, और धान वाले कुछ मामला था, मतलब धान बेचना वगैरह था। तो भाई का फ़ोन तो लग नहीं रहा था, तो मैं बोला कहीं आराम कर रहा होगा, रात में पार्टी किया होगा, सो रहा होगा कहीं, है ना, या फिर अपने किसी दोस्त या कहीं कहीं भी होगा बिजी। फिर लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हुए थोड़ा डाउट हुआ, यार इतनी देर तक तो फ़ोन बंद नहीं रखता है, अब बता देता है कहीं जाने से। मतलब जाते जाते सोच रहा हूँ, अब उनसे बात भी कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई से, मैं बाइक चला रहा हूँ, पीछे बैठे हैं और बातचीत चल रही है। देखिएगा कि सिर्फ 40 किलोमीटर का सफ़र तय करने में इतना वक्त पहली बार लगा होगा। पता नहीं कितने जगह फ़ोन लगाया। इस दौरान मैं रितेश को भी फ़ोन लगाया। रितेश मेरे भाई का अच्छा दोस्त, आप उस पर शक कर ही नहीं सकते। जब मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट में मैंने उसके मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे बातचीत कहीं चल रही थी मेरी, कहीं बातचीत चल रही थी, तो मैंने जब इस बात का जिक्र किया तो आगे वाले ने पूछा रितेश कैसा इंसान है। तो मैंने बोला कि भगवान भगवान। कैसे मिलता था पता है? मिलता था, एक लेवल था उसका मिलने का, जो छोटे भाई लोग बड़े भाई लोगों से जैसे मिलते हैं, सम्मान पूर्वक था।
और मेरे भाई के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे। उसने मेरे को बोला कि 3-4 दिनों से बात ज़रूर हो रही है। मैं इतनी सारी बातें तो कह रहा हूँ, ये आज तक है। दिखाएंगे या मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, बात खत्म करते हैं। नहीं, बिल्कुल आप बताइए कि आपको रितेश पर बिल्कुल शक नहीं था और आपने फ़ोन किया रितेश को तो रितेश ने कहा कि बातचीत हो रही है, तब तक रितेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ नहीं था। नहीं, एक्चुअली ना, जब मैं फ़ोन लगाया था ऐसा लगा उसकी आवाज़ से अभी ये सोकर उठा है। और कब आपने फ़ोन लगाया? ये लगभग दोपहर के आसपास की बात होगी, वही आगे पीछे कुछ हो 1 तारीख को। सकता। नहीं दो भाई, 1 तारीख को मैं कैसे फ़ोन हाँ, लगाऊं? 2 तारीख को, 2 तारीख को। जी हाँ। मैं मतलब ऐसे फ्रैंक हूँ, मैं मतलब हाँ। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। छोड़िए। तो उसने बोला कि 3-4 दिनों से बात ज़रूर हो रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, मिले नहीं हैं। तो चिंता गहराने लगी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उसके लगभग लगभग जिन कॉन्टेक्ट्स को मैं एटलीस्ट जो उस समय मेरे ख्यालों में आ रहे हैं, सबसे बात हो गई थी। लगभग लगभग मैं सभी जगह कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो फिर गुमशुदगी का आपने रिपोर्ट कराया। आप बहुत ज़्यादा आप अभी मैं समझ सकती हूँ क्राइसिस का टाइम है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपको ये जानकारी चलिए नहीं पता चली कि वो वहाँ बाड़े में है, सारी चीज़ें जब पता चली उसके बाद क्या आपका एक मतलब किस तरह से आप इस चीज़ को प्रोसेस कर पा रहे हैं ये भी हमें ज़रा बताएं। नहीं भी बताना चाहते हैं तो भी इट्स फाइन, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि अब आगे क्या चाह रहे हैं आप फैमिली हैं, आप सभी फैमिली हैं। इनफैक्ट सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, आपने बताया बहुत घनिष्ठ रिश्ते हैं आप लोगों के बीच में। क्या आपने उम्मीद की थी कि ऐसा कुछ होगा? कोई उम्मीद कभी नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक स्लाइटेस्ट भी कहीं कोई आइडिया कि इनके बीच में ऐसा कोई मसला हो सकता है? क्या कभी कोई आपसी रंजिश रही थी? क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें बाहर आ रही हैं, आपसी रंजिश पहले से लगता है कि थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा गया है। मेरे भाई की मौत के तार हम सबसे जुड़े हुए हैं, और मेरे भाई का एक अधूरा ख्वाब है। अगर जानना हो कि हम सबसे कैसे जुड़े हुए हैं, हम सबसे, ये 140 करोड़ की आबादी बोली जाती है, मैं कह रहा हूँ कि अगर 8 साढ़े 8 अरब जो आंकड़ा दिखाया जाता है पूरी दुनिया का, इन सब से जुड़े हुए मेरे भाई की मौत के तार, और मेरे पास सबूत हैं। और मेरे भाई का एक अधूरा ख्वाब है, मैं बताना चाहता हूँ सभी को। मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन ये काम मैं सबसे पहले विस्तार न्यूज़ मेरा संस्थान है जिसमें मैं काम, बड़े प्यारे लोग यार, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत आदर बहुत सम्मान करता हूँ मैं उनका। पहले मैं वहाँ बोलूँगा, उसके बाद मैं सबसे पहला कॉल आपको करूँगा। आगे क्या? अब हम इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या आगे, किस तरह से न्याय चाहिए आपको? किस तरह का न्याय चाहिए आपको? लड़ेंगे लड़ाई, व्यक्तिगत है, बहुत निजी मामला है ये, मेरा अपना पर्सनल, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा है वो। फांसी के तख्त तक पहुंचाऊंगा और इससे भी बड़ी सजा दूंगा। फांसी के तख्त तक पहुंचाने तक नहीं लड़ रहा हूं मैं फांसी के तख्त से उतारूंगा, माफी दिलवाऊंगा, भले इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के खंभे हिलाने पड़े, नींव हिलानी पड़े। आप ऐसा क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, मेरे भाई की मौत के तार आपसे, मेरे से, इनसे और
उधर उसके पीछे से आप जो देखेंगे सबसे जुड़े हुए हैं। देंगे मौका आज तक पर, अगर आज तक पर मौका देना चाहें तो आज तक धन्य हो जाएगा, क्योंकि आप दुनिया को सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे। क्योंकि मेरे भाई और मेरा जो साझा स्वप्न, साझा विराट स्वप्न है, उसमें इस संसार का कल्याण है। फूल झरेंगे, फूल। और इंटरव्यू रिकॉर्डेड रखिएगा, जारी करना नहीं करना आप देख लीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे? जी हाँ, और तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आप जिस तरह से चीजें हो रही हैं, सेटिस्फाइड है जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? सेटिस्फाइड हैं आप? बिल्कुल है, अब तक तो है। काफ़ी अलग किस्म का ये इंटरव्यू रहा और काफ़ी गहरी बातें बोली हैं युकेश जी ने कि वो लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी सज़ा देंगे, उन्हें मौत के तख्ते तक पहुंचाएंगे, फिर उन्हें माफ़ी भी दिलवाएंगे और इसके लिए भले उन्हें कितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े। तो काफ़ी व्यक्तिगत लड़ाई उनकी ये मालूम होती है, क्योंकि जिसने भी ये किया है रितेश जी, व्यक्तिगत लड़ाई इन द सेंस मेरे जिगर के टुकड़े के जिगर को 4 टुकड़ों में काटा। इतना क्रोध, इतना आवेश कहाँ से आता है यार, पागल हो जाते हैं, पूरी दुनिया पागल हो गई है। गौर से देखो, दिखाई देंगी चीजें। व्यक्तिगत इन द सेंस मेरे जिगर का टुकड़ा। ये बात साफ हो रही है कि काफ़ी अभी इस समय जो परिवार है काफ़ी बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भी कहीं ना कहीं इमोशनली गुजर रहा है और जाहिर सी बात है जब ऐसा कुछ होता है, ऐसे डिटेल्स, इंक्रिमिनेटिंग डिटेल्स सामने आते हैं तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभाल पाना। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, काफ़ी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उससे भी परिवार सहमत नज़र आ रहा है। लेकिन अपनी एक जो लड़ाई है वो अलग से लड़ने की बात भी की जा रही है। मुकेश चंद्राकर के बहुत अच्छे मित्र रितेश चंद्राकर हुआ करते थे और उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक अनबिलीवेबल एक फैक्ट है जो सामने आया है। और इसीलिए ह्यूमन टेंडेंसी पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं कि जिस तरह के घनिष्ठ रिश्ते थे, इतना ज़्यादा आक्रोश कैसे आ जाता है कि इतनी बुरी अवस्था कर दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल डेफिनेटली हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ बस्तर से आज तक।